Hello friends, today we are going to cover one of the important topic for 12th class students which is bill of exchange. ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. काफ़ी लोग टर्म्स एंड बेसिक्स पता ना होने की वजह से जनरल एंट्रीज नहीं बना पाते. आज हम इस वीडियो में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है एंड उसके बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे. चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है. What is bill of exchange? A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of instrument. Bill of exchange एक written instrument है. चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज समझने के लिए. अमर एक रिटेलर है जिसको गुड्स खरीदने हैं 10,000 रुपए के. अकबर एक ट्रेडर है जो गुड्स बेचता है. अमर को गुड्स 2 महीने के क्रेडिट पे लेने हैं क्योंकि उसके पास कैश नहीं है पेमेंट करने के लिए. अकबर 10,000 रुपीज के गुड्स अमर को बेचता है. ये ट्रांजैक्शन क्लोज करने के लिए अमर को कैश पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में कैश ट्रांजैक्शंस नहीं किए जाते. बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा करके क्रेडिट पे ही होते हैं. अगर अकबर गुड्स क्रेडिट पे सेल करेगा तो उसे अमर के पास से पेमेंट लेने के लिए वेट करना पड़ेगा. क्रेडिट पे गुड्स सेल करना बहुत ही रिस्की है. इसलिए जब अकबर अमर को 2 महीने के क्रेडिट पे गुड्स बेचेगा तो वो एक बिल रेज करेगा 10,000 रुपीज़ का अमर के नाम पे. वो बिल गुड्स के साथ अमर को भेज देगा और अमर से बोलेगा कि वो उसे बिल को एक्सेप्ट करे और वापस करे. ये बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है. ये एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि क्रेडिटर बिल ड्रॉ करता है, जितने अमाउंट के गुड्स सेल किए उतने अमाउंट का डेटर के नाम पे, और गुड्स के साथ बिल भेजकर डेटर को बिल एक्सेप्ट करने बोलता है एंड वो बिल रिटर्न करने बोलता है. इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज अराइज आउट ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ओनली. मीन्स जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में आएगा, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है तो वहीं का वही जनरल एंट्री खत्म हो जाता है एंड बिल ऑफ एक्सचेंज पिक्चर में नहीं आता. Now we will discuss parties of bills of exchange. Drawer, drawee and payee. Who is drawer? A person who writes or draws up a bill is known as drawer. He is a seller or a creditor. In our example, Akbar was a creditor and he draws a bill on Amar. Drawer writes and signs the bill. He has to receive amount of a bill, therefore, for him it is his bills receivable. In our example, Akbar is a person who is going to receive money from Amar after 2 months. Therefore, for Akbar, bill of exchange is his bills receivable. Who is drawee? A person on whom a bill is drawn is known as drawee. He is a purchaser or a debtor liable to pay amount mentioned in the bill to the drawer. In our example, Amar was a debtor and he accepts the bill. The bill of exchange is accepted by the drawee. An amount is payable on due date, therefore for him it is his bills payable. In our example, Amar is a person who is going to make payment of money to Akbar after 2 months. Therefore, for Amar, bill of exchange is bills payable. Who is payee? A person named in the instrument to whom and whose order money is directed to be paid. This is a person to whom payment is made. Drawer and drawee are usually the same person, but there may be a chance when drawer and drawee are two different persons. For an example, in our old example, Akbar was a drawer. Suppose he also has to pay rupees 10,000 to Anthony. So, he endorsed the bill accepted by Amar to Anthony. In this case, drawer is Akbar, drawee is Amar and payee is Anthony. हमारे पुराने एग्जाम्पल में अकबर ड्रॉवर था बिल का, जो बिल अमर ने एक्सेप्ट किया था.
अज्यूम करते हैं कि अकबर को भी 10,000 रुपीज एंथोनी को पे करना था, जो उसका क्रेडिटर है। तो अकबर ने क्या किया, जो अमर ने बिल एक्सेप्ट किया था वही बिल एंथोनी को एंडोर्स कर दिया। तो अब अमर अकबर को पेमेंट ना करते हुए एंथोनी को पेमेंट करेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि फाइनल पेमेंट जिसको की जाती है उसको पे ही कहते हैं, एंड जो बिल ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर कहते हैं। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे बिल एक्सेप्ट करने के कितने टाइप हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। General acceptance. When a bill is accepted without any condition is known as general acceptance, also known as unconditional acceptance. जब ड्रॉई कोई भी कंडीशन रखे बिना बिल को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसे जनरल एक्सेप्टेंस कहते हैं। सेकेंड है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। When bill is accepted with some condition is known as qualified acceptance. उसके भी कहीं टाइप है। Qualified as to time, qualify as to place, qualify as to amount, qualify as to parties and qualify as to condition. जब ड्रॉई कुछ कंडीशन रखने के बाद बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो बिल को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। जैसे कि उसने पेमेंट का टाइम चेंज कर दिया, या पेमेंट कहाँ करना है उसका प्लेस चेंज कर दिया, उसने हाफ अमाउंट या तो थोड़े अमाउंट के लिए ही एक्सेप्ट किया बिल को। ऐसे सब कंडीशन डाल के जब बिल को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। होल्डर। द होल्डर ऑफ अ बिल इज अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ इट एंड मे बी आइदर द पेई और एन एंडोर्सर और द बेरर। इन सिंपल वर्ड्स, होल्डर ऑफ अ बिल मीन्स जिसके पास बिल है। ड्राफ्ट। अ बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। बिल बना के रखा है बट अभी तक ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो बिल को ड्राफ्ट कहा जाता है। टेनर और टर्म। टेनर और टर्म इज अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच इज बिल पेएबल। एज वी डिस्कस्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज कम इनटू पिक्चर व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट पीरियड इज नोन एज अ टर्म. It may be in number of days or may be in number of months. Thus, when bill is payable after 60 days of a date of drawing or date of acceptance, term or tenor of a bill is 60 days. Days of grace. Drawee is given 3 extra days following the due date of a bill for making payment. These 3 days are known as days of grace. This 3 days period is allowed by law over and above the period of a bill. In above example, 60 days was term, but drawee can get 3 more days after completion of 60 days as a grace period. Grace days are not allowed for the bill payable on demand or at sight. Bill payable at demand or at sight क्या होता है वो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। Date of maturity, due date of a bill. It is a date on which bill falls due for a payment after the completion of a period of a bill. The date on which bill is required to be paid is called as due date of a bill or date of maturity. जिस दिन फाइनल पेमेंट करना होता है उस दिन को डेट ऑफ मैच्योरिटी कहते हैं या तो ड्यू डेट ऑफ अ बिल कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, इसके भी कहीं टाइप है। बिल पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। Bill payable after date and period is given in a number of days. Bill payable after date and period is given in a number of month. Bill payable after sight. ये 4 टाइप है। हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। In case of bill payable on demand or at sight, it is required the party receiving the good to pay a certain sum immediately upon a being presented with the bill of exchange. Grace period is not allowed for these bills. ऑन डिमांड और एट साइट बिल पेबल के टाइम पे ड्रॉई इमीडिएटली बोला जाता है कि बिल को पे करना है और उसको ग्रेस डेज नहीं मिलता। इन केस ऑफ बिल पेबल आफ्टर डेट एंड पीरियड इज गिवन इन अ नंबर ऑफ डेज। इन सच केसेस द ड्यू डेट इज अ टर्म ऑफ बिल प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, बिल इज ड्रॉन ऑन 1st April for 60 days.
Then we will calculate 60 days from 1st April, that is 31st May, plus 3 days of grace, so due date will be 3rd of June. In case of bills payable after date and period is given in a number of months, in such a case, take a same date of a corresponding month and add 3 days of grace. If concerned month has no such date, then take last month date of a month and add 3 days of grace. For an example, a bill drawn on 31st January for 3 months, then due date is 31st January plus 3 months, that is 31st April. But in April, there are only 30 days. So, we will take 30th April plus 3 days of a grace. So, our due date will be 3rd of May. In case of bill payable after sight, in this situation, the due date will calculate the same as per scenario B. Only the difference in a period of a bill is counted from the date of acceptance. इसमें हम सेम आफ्टर डेट के तरह ही कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आफ्टर डेट के टाइम डेट ऑफ ड्राइंग देखते हैं और आफ्टर साइट में हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे. अब हम देखेंगे ड्यू डेट के कितने टाइप हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट. नॉमिनल ड्यू डेट. Nominal due date is a date where 3 days of grace is not included. Only period of bill is considered. Legal due date. Legal due date is an addition of a nominal due date and 3 days of grace. That is, legal due date is equal to nominal due date or period of a term plus 3 days of a grace. When legal due date is holiday. If legal due date falls on Sunday or on public holiday, then payment of bill should be made preceding of holiday. For an example, legal due date falls on 26th of January, then payment should be made on 25th of January. In case of government declare emergency holiday, then payment should be made on succeeding date. Suppose due date is the 14th of April, but government declare emergency holiday on 14th of April. So, due date will be 15th of April. In simple words, जब पब्लिक हॉलीडे होता है जो हमें पहले से पता होता है, तब वो टाइम पे ड्यू डेट एक दिन पहले हो जाता है. और जब गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करता है तो वो हमें पहले से नहीं पता होता, इसलिए पेमेंट हॉलीडे के नेक्स्ट डे पे किया जाता है. आज के इस वीडियो में हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो ड्रॉवर ड्रॉ करता है ड्रॉई के नाम पे. जिसको पेमेंट किया जाता है उसको पेई कहते हैं. ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करता है, उसके भी 2 टाइप है, जनरल एक्सेप्टेंस, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस. जब ड्रॉई कोई कंडीशन रख के बिल एक्सेप्ट करता है तो उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, और जब ड्रॉई कोई भी कंडीशन रखे बिना बिल को एक्सेप्ट करता है तो उसको जनरल एक्सेप्टेंस कहते हैं. फिर हमने देखा कि होल्डर किसे कहते हैं, बिल का ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. इफ़ ड्यू डेट नेशनल हॉलीडे पे है तो एक दिन पहले बिल ड्यू होगा, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे पे तो नेक्स्ट डे पे ड्यू होगा. आज के हमारे इस वीडियो में हमने इतना देखा. अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनरल एंट्रीज कैसे बनाते हैं और बाकी के टर्म्स. अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए.